वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 की जो सेकंड बुक है इंडियन इकोनॉमिक्स, उसका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है भारत का विदेशी व्यापार। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये विदेशी व्यापार क्या होता है। जब हम अपनी वस्तुओं का किसी दूसरे देश के साथ उसका व्यापार करते हैं यानी कि आयात करते हैं, या फिर किसी बाहर के देश की वस्तु का यानी कि विदेशी वस्तु का हम आयात करते हैं तो उसे व्यापार कहा जाएगा। किसी विदेशी वस्तु का आयात करना और अपनी देश की वस्तु का निर्यात करना किसी दूसरे देश में, तो उसे विदेशी व्यापार कहा जाएगा। अब हमें देखना है कि जो भारत का विदेशी व्यापार था वो किस प्रकार का था, यानी कि कौन सी वस्तुओं की अधिक निर्यात होता था, क्या आयात कौन सी वस्तुओं का होता था। और इसके साथ साथ हमें देखना है कि सरकार ने कुछ कदम उठाए जिसके द्वारा हम जो अपनी विदेशी मुद्रा है यानी कि बाहर का जो हम बाहर से जो वस्तुएं मंगवाते थे उसे उसके ऊपर कुछ कर लगाए। तो इस प्रकार की जो रणनीतियाँ की गई जिसके द्वारा हम अपनी विदेशी मुद्रा को ना खोएं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें देखने इस चैप्टर के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है। तो देखिए, विदेशी व्यापार की रचना। सबसे पहले हमें समझना होगा कि विदेशी व्यापार की रचना का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है वस्तु और सेवाओं का आयात और निर्यात। वस्तु या सेवा कही जाए, फिर किसी भी मद का, मद मतलब क्या होता है, आइटम, किसी भी आइटम का आयात और निर्यात किया जाता है उसको ही विदेशी व्यापार की रचना कहा जाता है। अब देखिए, पहला है इसके अंतर्गत मतलब कि कौन सी वस्तु का अधिक आयात किया जाता था। आयात का मतलब होता है, आयात में क्या आता है, आ आता है, और आ से क्या है, आना, और निर्यात में क्या है, नी आता है, नी से क्या है, निकलना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है। तो देखिए, हमारी कौन सी वस्तुएं अधिक आती थी बाहर। तो स्वतंत्रता के बाद जब हमारे देश में रणनीतियां तय की गई, पंचवर्षीय योजनाएं तय की गई, तो उनके द्वारा जो आयात निर्यात है उस पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है तो देखते हैं हम। पहला है कृषि निर्यातों के प्रतिशत भाग में गिरावट। जो कृषि निर्यात था, निर्यात क्या होता है, देखिए निर्यात में नी आता है, नी मतलब निकलना। तो हमारे देश से जो कृषि वस्तुएं हैं उनका निर्यात क्या हुआ, यानी कि अपने देश की कृषि वस्तुओं को किसी बाहर के देशों में बेचना, तो इसे निर्यात कहेंगे हम। तो जो हमारे देश की कृषि वस्तुएं थी उनके आयात में क्या हुई, भारी गिरावट आई, यानी कि बहुत ज़्यादा कमी आई। ये अभी आप सोच रहे होंगे तो हमारे लिए घाटा साबित हुआ है, पर आप यहाँ पर गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसका कारण भी तो हमें जानना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों एकदम से इतनी भारी गिरावट आई, क्यों हम क्यों अपनी जो कृषि है, जो फसलें होती थी उन्हें क्यों नहीं बेचते थे, जो कृषि वस्तुएं होती थी उनका निर्यात क्यों नहीं कर पाते थे। तो इसके पीछे कारण यह था कि पहला तो कारण यह था कि हम उद्योगों में क्या करते थे, जो कच्चा माल है जो हमें कृषि से प्राप्त होता है उस कच्चे माल का प्रयोग करते थे। पहला कारण तो ये तो फायदेमंद रहा हमारे लिए, क्योंकि अगर उद्योगों में विकास होगा तभी तो हमारे देश का विकास होगा। जैसे हमने से पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि उद्योग क्या है, हमारे देश के विकास के लिए एक आधार, एक सूचक होता है किसी भी देश के विकास के लिए उद्योग। तो पहला कारण तो क्या था कि जो उद्योगों के लिए कच्चा माल क्या है कृषि से प्राप्त होता था, इस कारण क्या है उसका निर्यात नहीं हो पाता था। दूसरा कारण यह था कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि क्या है हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो रही थी। इनके कारण जो मृत्यु दर है, मरने की जो दर होती है कि कितने प्रतिशत लोग मरे हैं वो कम हो गई, मतलब कि जो मृत्यु है वो अब कम हो गई है और जो जन्म है वो बढ़ गया है। तो इससे क्या हुआ, इससे जनसंख्या बढ़ गई। तो जनसंख्या अगर बढ़ती है तो इसका मतलब क्या, उन्हें वस्तुएं भी चाहिए, खाने के लिए खाद्यान्न भी चाहिए, खाद्य पदार्थ भी चाहिए। तो वह कहाँ से प्राप्त होने लगे, उन्हें अपनी आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं वो अब घरेलू रूप से प्रयोग की जाने लगी। कृषि की जो वस्तुएं हैं वो घरेलू आवश्यकताओं को भी पूरी करने लगी। इसलिए जो कृषि है उसमें गिरावट आने से क्या हुआ, हमें फायदा हुआ, क्योंकि अपने ही देश की वस्तु को हम क्या है अब प्रयोग करना शुरू करने लगे। जिसे पहले जो ब्रिटिश सरकार थी वो क्या करती थी, हमारी वस्तुओं से फायदा उठाती थी, निर्यात करती थी, और जो टैक्स मिलता था
उसे क्या करती थी, अपने जेब में रख लेती थी। तो इससे क्या हुआ था, इससे क्या होता था, हमें नुकसान होता था। पर अब जो अपनी ही वस्तुओं को अपने ही देश में लगाकर अपने देश का विकास करना, ये सही हुआ। इसके दो कारण आपको पता चलेगा, एक तो उद्योगों में काम आता है और दूसरा जनसंख्या के बढ़ने के कारण जो कृषि अब घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करती है। अब अगला देखिए जो पॉइंट है, परंपरागत मदों के प्रतिशत भाग में गिरावट। परंपरागत मद क्या है, मद मतलब क्या होता है, मद मतलब होता है आइटम। परंपरागत मतलब कि जो परंपराओं से चली हुई आ रही है, यानी कि जो लंबे समय से जो आइटम है, जो मद है, जो देश से बाहर जाती थी, यानी निर्यात होता था उन वस्तुओं का, उन मदों का जो पुराने समय से हो रही थी, जिन वस्तुओं का निर्यात, तो उनमें एकदम से गिरावट आ गई। तो इसके पीछे भी क्या है, इसके पीछे भी हमारा ही लाभ छुपा हुआ है। कैसे, जो परंपरागत मदों के रूप में कौन सी चीज़ें थी, एक तो जो जूट है, चाय है, और भी जो खाद्यान्न हो गए, जैसे कि खाद्यान्न हो गए और खनिज जो हो गए, उनका निर्यात किया जाता था भारत देश से। अब क्या है, उन मदों को अपने ही देश में क्या है, उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। जैसे जैसे स्वतंत्रता के बाद जो योजनाएं बनाई गई, जो नीतियां बनाई गई, उनके द्वारा क्या हुआ, जो इस तरीके की जो वस्तुएं थी उनकी घरेलू मांग होने लगी। यानी कि घरेलू मांग का मतलब है अपने ही देश में उन वस्तुओं की मांग होनी शुरू हो गई। जब अपने ही देश में वस्तुओं की मांग हो रही है तो पहले अपने देश की मांग को पूरा किया जाएगा, फिर अगर कुछ बचेगा तो उसका निर्यात किया जाएगा। अगर हम उन वस्तुओं की मांग जो है वो पूरी नहीं करेंगे अपने देश की वस्तुओं की, तो हमें क्या है, हमें बाहर से मंगवानी पड़ेंगी वो वस्तुएं। तो ये तो हमारे लिए क्या होगा, हानिकारक होगा, हमारे लिए खराब होगा। तो इससे बढ़िया है कि अपनी ही देश की वस्तुओं से अपने देश के लोगों की मांग पूरी की जाए। तो परंपरागत मदे अब अपने देश की जो मांग है उसे पूरा करना शुरू कर दिया, इसलिए उसके अंतर्गत गिरावट आई। अब देखिए तीसरा, विनिर्मित वस्तुओं के प्रतिशत भाग में वृद्धि। तो ये क्या, वृद्धि हो रही है इसमें। विनिर्मित क्या होता है, वो वस्तुएं जो निर्मित होती हैं, विनिर्मित मतलब दोबारा से उनका निर्माण होता है, फिर उत्पादन किया जाता है जिन वस्तुओं का उद्योगों में उत्पादन किया जाता है। तो ऐसी वस्तुओं की निर्यात में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो इससे भी हमें फायदा हुआ, क्योंकि जो वस्तुएं, हमारे देश में बहुत सारी योजनाएं तैयार की गई थी, नीतियां तैयार की गई थी स्वतंत्रता के बाद। तो इससे क्या हुआ, नई नई उद्योग खुले, उनमें जो वस्तुएं हैं और उत्पादन क्षमता उसमें वृद्धि हुई। तो इससे क्या हुआ, अब हम उन वस्तुओं का क्या कर सकते थे, निर्यात कर सकते थे, जिससे हमें अच्छा खासा धन प्राप्त होता था, यानी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी। क्योंकि जब हम अपनी वस्तुओं की, देश की वस्तुओं को बाहर बेचेंगे, निर्यात करेंगे किसी और देश के साथ, निर्यात मतलब बाहर देना, दूसरे देश में देना, तो ये करेंगे तो इससे क्या होगा, हमें धन प्राप्त होगा। तो इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी। तो ये तो अच्छा था हमारे लिए। तो हमने देखा जो विदेशी व्यापार रचना है वो किस प्रकार की थी। अब देखिए आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति का घरेलू उद्योग पर अच्छा प्रभाव देखेंगे और बुरा प्रभाव देखेंगे। उससे पहले हमें समझना होगा कि आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति क्या थी। इसका दूसरा नाम है आयात प्रतिस्थापन रणनीति। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। पहला तो नाम है आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति, दूसरा आयात प्रतिस्थापन रणनीति। तो आयात प्रतिस्थापन रणनीति की बात करें या फिर आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति की बात करें, तो इन दोनों का मतलब होता है कि देश में उन वस्तुओं का निर्माण करना जिन्हें हम दूसरे देशों से आयात करते थे, यानी कि उन वस्तुओं का निर्माण करना जिन्हें हम बाहर से मंगवाते थे। अगर ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा, विदेशी मुद्रा का बचाव होगा, हम विदेशी मुद्रा खर्च नहीं करेंगे। अगर हम उन वस्तुओं का निर्माण करने लगे, उत्पादन करने लगे जो बाहर से हम मंगवाते थे, जिनका हम आयात करते थे, तो इससे तो हमें फ़ायदा होगा। तो इसके लिए कुछ जो रणनीति बनाई गई, जैसे कि जो आयात अगर कोई भी, तो इससे फ़ायदा कैसे होगा, एक तो फ़ायदा होगा अपने ही देश में जो विदेशी मुद्रा है उसका बचाव होगा और अपने देश में वो वस्तुएं बनेंगी तो देश का विकास होगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर बाहर से वस्तुएं आयात नहीं की जाएंगी, क्योंकि सरकार ने क्या कर दिया था, अगर बाहर से कोई वस्तु आयात की जाएगी तो उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा, कर लगा दिया जाएगा, भारी आयात कर। यानी कि अगर कोई वस्तु 20 रुपये की है और उसमें टैक्स लगा दिया 50 रुपये का, तो कितने की हो गई,
70 की हो गई, 70 की। तो इससे क्या हुआ, जो वस्तु पहले 20 रुपये में मिलती अब वो 70 में मिलेगी। अगर कोई बाहर से वस्तु आयात कर रहा है तो उस वस्तु को तो 70 में मिलेगी। तो इससे क्या होगा, और अपने देश में जो वस्तु बन रही है अगर वो 50 की होगी इसके मुकाबले, तो सब 50 वाली वस्तु को क्या करेंगे, खरीदेंगे, ना कि इस वस्तु को। तो इसलिए भारी कर लगा दिया गया क्योंकि अपने देश का विकास किया जा सके, अपने देश के जो उद्योग धंधे हैं उन्हें प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। अगर उन्हें कोई नहीं खरीदेगा तो कौन उनका उत्पादन करेगा उद्योग धंधों में। तो इसलिए किया गया था कि उनकी प्रतियोगिता को कम किया जा सके, कंपटीशन को कम किया जा सके। तो इससे यही फ़ायदा हुआ, एक तो कंपटीशन प्रतियोगिता कम हुई, दूसरी अपने ही देश में उन वस्तुओं का निर्माण होने से हमारा देश विकसित हो सका। तो अब इसके अच्छे प्रभाव देखते हैं हम। अच्छे प्रभाव देखिए, संरचनात्मक परिवर्तन के साथ औद्योगिक विकास की उच्च दर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था स्वतंत्रता के बाद, तो उस समय हमारे देश का जो जीडीपी था वो बहुत ही कम था। तो क्या हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि व्यापार रणनीति जो थी इसके द्वारा, क्योंकि आयात पर क्या लगा दिया गया, भारी शुल्क लगा दिया गया, जिससे क्या हुआ, जो प्रतियोगिता है वो कम हो गई और अपने देश की वस्तु की मांग बढ़नी शुरू हो गई, जिससे कि जो जीडीपी है उसमें भी वृद्धि हुई। अगर हम 1951 में जीडीपी देखें तो कितनी थी, 1951 में जीडीपी केवल 12% थी। अगर इसकी जीडीपी देखी जाए भारत की तो वो बढ़कर कितनी होगी, 25% हो गई। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो संरचनात्मक परिवर्तन के साथ क्या होना शुरू हो गया, औद्योगिक विकास भी होना शुरू हो गया। जीडीपी से तो पता चलता है कि कितना विकास हुआ है। तो जीडीपी 25% बढ़ गई थी, 25% हो गई थी, यानी कि कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये किसके कारण हुआ, ये इस रणनीति के कारण हुआ। अब देखिए इसका अगला जो प्रभाव था, औद्योगिक समृद्धि की विविधता। औद्योगिक समृद्धि यानी कि जो औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया चली, जिसके अंतर्गत जो उद्योग धंधे वो नए नए खुले, क्योंकि अब उन्हें प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ रहा था बाहरी वस्तुओं से। खुद के देश में तो प्रतियोगिता हो रही थी, परंतु बाहरी जो वस्तुएं थी जो दूसरे देशों से आ रही थी उनसे प्रतियोगिता नहीं करनी पड़ रही थी, जिसके कारण नए नए उद्योगों को खुलने का अवसर मिला। और इससे क्या हुआ, जो विविधता है वो बन गई। विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी, इसका मतलब विविधता मतलब अलग अलग। तो जैसे कि अगर हम बात करें, जो हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय केवल जो कपड़ा और जो पटसन उद्योग है वहाँ तक ही आधुनिक उद्योग सीमित थे। परंतु अब अगर देखा जाए 1990 में, क्योंकि 1951 से लेकर 1990 तक का दिखाया गया इसमें, तो 1991 तक का दिखाया गया। तो अगर देखा जाए 1991 में, तो उस समय केवल कपड़ा और पटसन उद्योग के अलावा भी बहुत सारे उद्योग खुल गए थे, जैसे कि इंजीनियरिंग जो वस्तुएं होती हैं उनका उत्पादन शुरू हो गया था। उपभोक्ता वस्तुएं, जिन वस्तुओं को उपभोक्ता खरीदते हैं उन वस्तुओं का उत्पादन होना शुरू हो गया था। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं होती हैं, जैसे कि हमारा टीवी हो गया, रेडियो हो गया, और भी जो मशीनें होती हैं, तो ये सारी कहाँ पर आ गई, ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं उनके अंतर्गत आ गई। तो अलग अलग प्रकार के जो उद्योग हैं अलग अलग वस्तुओं के, तो जो वैरायटीज़ हैं वस्तुओं में वो बढ़ गई, और जो अलग अलग प्रकार के उद्योग है वो खुल गए, जिनका उत्पादन अपने ही देश में हम कर सकते थे, जिनके लिए हमें बाहर से वो वस्तुएं मंगवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये इसका फ़ायदा हुआ। अगला देखिए, निवेश के अवसर। निवेश के अवसर का मतलब है अब जो छोटे छोटे जो उद्योग थे उनमें भी जो निवेश है उनको संरक्षण प्राप्त किया गया। जैसे कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि बहुत सारे जो छोटे छोटे उद्योग उनके लिए रणनीतियाँ बनाई गई थी। तो इसके तहत क्या हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे जो उद्योग हैं उन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा जो लोग हैं अब उन छोटे उद्योगों में भी निवेश करने के लिए राजी थे, जिससे कि जो छोटे उद्योग हैं उनके पास अब पूंजी थी, तो इससे अब वो भी अपना विकास कर सकते थे और अनेक छोटे छोटे उद्योग इस कारण खुले। तो जो निवेश के जो अवसर है वो भी क्या है, इसके द्वारा प्रकट हुए, इस रणनीति के द्वारा सामने आए, आंतरिक दृष्टि व्यापार की रणनीति के द्वारा। इससे क्या हुआ, समानता के साथ समृद्धि हुई। समानता के साथ कैसे समृद्धि हुई, समृद्धि मतलब वृद्धि होना, विकास होना। तो इस समानता के साथ कैसे हुआ, अगर
हमारे छोटे जो उद्योग हैं उनमें अगर उनका विकास नहीं होता तो क्या होता, केवल जो उद्योगपति, बड़े बड़े जो उद्योगपति है, पूंजीपति हैं, जिनके पास अच्छा खासा धन है, वो क्या और भी ज़्यादा अमीर होते जाते, और जो गरीब है वो और भी ज़्यादा गरीब होते जाते। छोटे छोटे उद्योग कभी स्थापित ही नहीं हो पाते, तो इससे क्या होता, जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो काफ़ी चौड़ी हो जाती। तो इससे हमें पता चलता है कि जो निवेश के भी अवसर बढ़े, जिससे कि समानता के साथ समृद्धि हुई। तो ये क्या है, इसके अच्छे प्रभाव के अंतर्गत आते हैं आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति के, या फिर इसका दूसरा नाम कहा जाए आयात प्रतिस्थापन रणनीति। अब आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति के जो बुरे प्रभाव है वो देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है अक्षम सार्वजनिक एकाधिकार का विकास। जो सार्वजनिक क्षेत्र था उसमें क्या हुआ कि उसे संरक्षण प्राप्त होता गया, क्योंकि ये संरक्षण इसलिए प्रदान किया जा रहा था सार्वजनिक क्षेत्रों को, जिससे कि जो पूंजीपति हैं वो एकाधिकार न जमा ले। इसलिए ये जो सार्वजनिक है उसे संरक्षण दिया जा रहा था। परंतु इससे क्या हुआ, इससे जो अक्षम सार्वजनिक एकाधिकार का विकास हो गया, यानी कि एक ऐसे वर्ग का विकास हो गया जिसमें अक्षम यानी कि जिन्हें काम नहीं आता है अच्छे से, उनका एकाधिकार जम गया। जैसे कि अगर इसका उदाहरण ले तो हम ये ले सकते हैं कि जो दूर संचार का माध्यम था, में टेलीफोन आता है, तो वो भी क्या दूर संचार है। तो जो दूर संचार का माध्यम पहले इतना ज़्यादा उसमें अक्षमता थी, जैसे कि अगर हमें टेलीफोन कनेक्शन लेना पड़ता था पहले, अगर 1990 तक की बात करते हैं कि हमें टेलीफोन कनेक्शन लेना है, तो उसके लिए हमें हज़ारों कॉल करने पड़ते थे उन्हें, फिर भी हमारा कनेक्शन मुश्किल से होता था। परंतु अब जब से वह प्राइवेट हाथों में चला गया है, तो अब हमें एक कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है और हमारे घर में जो टेलीफोन कनेक्शन है वो हो जाता है। तो इस चीज़ से, इस उदाहरण से हमें यह पता चलता है कि जो अक्षम सार्वजनिक एकाधिकार है वो स्थापित होना शुरू हो गया था। इसका मतलब था सार्वजनिक क्षेत्र है उसके पास एकाधिकार होने से वह उसका गलत फायदा उठाने लग गया था, अपना काम सही ढंग से नहीं करता था। तो इससे हमें ये पता चला, इसीलिए तो 1990 में जो नीतियां हैं वो बदलनी पड़ी हमें, जिसे हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगला देखिए प्रतिस्पर्धा का अभाव। प्रतिस्पर्धा क्या होती है, कंपटीशन होता है। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र था, क्योंकि आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति क्या कहती है कि जो बाहर से आए हुआ जितना भी सामान है, यानी कि हम अगर आयात करेंगे तो उस पर कर बढ़ा दिया जाएगा, बाहर से कोई भी विदेशी सामान को आयात करेंगे तो उस पर कर बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि वो महंगा हो जाएगा। इससे क्या, हम अपने देश के जितने भी क्षेत्र हैं, सार्वजनिक हो चाहे वह जो उत्पादन कर रहे हैं, उन्हें क्या होगा, संरक्षण प्राप्त होगा। साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक संरक्षण प्रदान किया गया, क्योंकि सरकार को डर था अगर पूंजीपतियों के हाथ में दोबारा से जो है कमान थमा दी, यानी कि पूंजीपतियों को छूट मिल गई, तो इससे क्या होगा, वो पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे और देश के जो गरीब लोग हैं वो इस चीज़ में जकड़े जाएंगे। तो इसलिए जो भी देश के जितने भी तो हमारी सरकार ने यही फैसला लिया और सार्वजनिक क्षेत्र को महत्व दिया। इससे क्या हुआ, जो संरक्षण प्रदान किया जा रहा था, इससे क्या हुआ, जो प्रतिस्पर्धा है वो खत्म होती गई। उन्हें अब कोई डर नहीं था, कंपटीशन नहीं था कि हमारे कंपटीशन में कोई है। जैसे कि अगर एग्जांपल लिया जाए आपकी ही क्लास से, अगर आप अपनी क्लास में स्कूल में जाते हैं तो उसमें कोई बच्चा होशियार होता है, तो अगर आपके कंपटीशन में कोई नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा में कोई नहीं होगा, तो आपको क्या लगेगा, चाहे मैं कम पढ़ूं चाहे मैं अच्छा पढ़ूं, आना तो मुझे ही अव्वल है। यानी कि जो रेस, यानी कि जो मार्क्स की रेस है, जीतना तो उसमें मुझे ही है, क्योंकि मेरे कंपटीशन में कोई नहीं है। तो ये चीज़ आ जाती है। तो ये इसलिए जो है प्रतिस्पर्धा क्या होती है, बहुत ज़रूरी होती है। परंतु जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें देखा गया कि जो प्रतिस्पर्धा है उसका अभाव था, यानी कि प्रतिस्पर्धा नहीं थी उसमें। उस समय की बात की जाए तो उस समय केवल दो ही कार ऐसी थी, एक तो एम्बेसडर और दूसरी फाइट। केवल ये 2 मॉडल ही थे कार के, इसके अलावा कोई कार जो है वो उपलब्ध नहीं थी। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि अगर प्रतिस्पर्धा नहीं होगी मार्केट में, बाज़ार में भी अगर प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, तो इससे क्या होगा, जो बाज़ार है वो ठप पड़ जाएगा। वहाँ पर जो उपभोक्ता हैं उनके लिए और वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो पाएगा और उपभोक्ताओं की इच्छा जो है वो अधूरी ही रह जाएगी।
अगला देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अंधाधुंध फैलाव। जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम थे उनका क्या किया गया, अंधाधुंध फैलाव किया गया। इसका मतलब है कि हमने पढ़ा था कि जो निजी क्षेत्र है उस पे क्या किए गए थे, बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई थी। जैसे कि लाइसेंस जो पाबंदी है कि पहले लाइसेंस क्या है, उसका जो लाइसेंस है उसे बनवाना पड़ेगा, तभी क्या कर सकते हैं, उद्योग खोल सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये सार्वजनिक क्षेत्र पर नहीं थी। तो इससे क्या हुआ, जो सार्वजनिक क्षेत्र है वह उसका बहुत ज़्यादा फैलाव किया गया, अंधाधुंध उसका फैलाव किया गया। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत सारे जो उद्योग हैं वो खोले गए 1950 से लेकर 1980 तक। 1950 से लेकर 1980 के बीच में बहुत सारे उद्योग खोले गए, जिससे कि निजी क्षेत्र के लिए या फिर कहा जा सकता है जो निजी उद्यमी हैं उनके लिए जो निवेश है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। क्योंकि इतने ज़्यादा मात्रा में क्या सार्वजनिक क्षेत्र जो हैं उनके उद्यम होंगे तो उसके पास ही निवेश जाएगा, उसी में इन्वेस्टमेंट होगा। पर जो निजी क्षेत्र है वो निवेश के बिना कितना बढ़ सकता है, ये तो नामुमकिन है। तो इससे क्या हुआ, जो सार्वजनिक क्षेत्र है उनका अंधाधुंध फैलाव हुआ, जिससे हम देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार भी बढ़ा था उस समय। तो सही नहीं है कि कोई एक क्षेत्र, क्योंकि हमने क्या कहा था, मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी हमारे देश की, जिसमें सार्वजनिक और जो निजी क्षेत्र वो दोनों मिलकर भाग लेंगे। पर अगर इस पॉइंट को देखें हम तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें कि पूरे देश में जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसका अंधाधुंध फैलाव किया गया और निजी क्षेत्र पर रोक लगाई गई। तो ये तो सही नहीं था। तो ये इसका एक अवगुण कहा जा सकता है या फिर बुरा प्रभाव कहा जा सकता है। अगला देखिए, आर्थिक रूप से अशक्त राज्य उद्यम एक राजनीतिक मजबूरी। अगर देखें तो कोई भी एक जो निजी क्षेत्र है अगर वह सही से काम नहीं करता है, जो निजी क्षेत्र के जो उद्यमी हैं वह अगर सही से काम नहीं करते हैं तो उन्हें क्या है, उन्हें बंद कर दिया जाता है। परंतु अगर इसी चीज़ में हम सार्वजनिक क्षेत्र को देखें तो उसमें क्या होता है, उसमें ऐसा नहीं होता है। उस उद्यम को या फिर जहाँ पर वो उद्योग है उसे बंद नहीं किया जाता है, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान कौन झेलेगा। अगर कोई भी जो उद्योग धंधे हैं वो खुलते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, निवेश किया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रकम लगाई जाती है। तो उस सब का नुकसान सरकार नहीं झेलेगी। तो इसलिए हमें ये फ़र्क दिखाई देता है कि जो निजी क्षेत्र है अगर वह अपना काम सही से नहीं करता है तो उस पर क्या की जाती है, उसे रोक लगाई जाती है या फिर उसे बंद कर दिया जाता है धीरे धीरे। पर सार्वजनिक क्षेत्र में यह देखा जाता है कि ऐसा होना नामुमकिन काम है, ऐसा नहीं होता है। और कई बार देखा गया है कि जो नुकसान उठाना, जो सार्वजनिक क्षेत्र को अगर बंद करने की बात हो तो ये नुकसान कौन उठाएगा, ऐसा होना तो नामुमकिन है। कोई भी जो राजनीति, चाहे वो राजनीतिक मजबूरी ही क्यों ना हो, क्योंकि कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि वो नुकसान उठाए उस उद्योग के बंद होने का। तो इसके पीछे हम एक जो राजनीति देख सकते हैं, एक राजनीतिक मजबूरी देखी जा सकती है। तो इसके द्वारा हम समझ रहे हैं कि अगर जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि व्यापार रणनीति है उसके अच्छे प्रभाव हैं तो उसके बुरे प्रभाव में हमें यही दिखाई दे रहा है कि इसके द्वारा जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो मजबूत होता गया और जो निजी क्षेत्र है इसके द्वारा वह दबोचता चला गया, कुचलता चला गया, यानी कि उसका नामो निशान रह गया। परंतु जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसका अंधाधुंध विकास हुआ है, उसने एकाधिकार स्थापित कर लिया है, उसके सामने कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं है और किसी न किसी राजनीतिक मजबूरी के कारण वह जो सार्वजनिक क्षेत्र में के जो उद्यम हैं वो बंद भी नहीं हो रहे हैं। तो हम देख रहे हैं इसके बुरे प्रभाव से कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के पास जो पावर है वो क्या मजबूत होती जा रही है। इसका निष्कर्ष यही निकल के आता है। इसके साथ जो चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।